नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। नई सरकार की पहली कसौटी, नई सरकार की पहली चुनौती, नई सरकार का पहला इम्तिहान, नई सरकार का पहला बजट। आज से हम बजट पर श्वेत पत्र पेश करेंगे। हर उस पहलू की बात करेंगे जिससे आपका सरोकार है। सबसे पहले बात हमारे आपके सपनों, जरूरतों के घर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि जब आजाद हिंदुस्तान अपने 75 साल पूरे करेगा तो हर शख्स के पास रहने के लिए एक घर होगा। यानी 2022 के बाद हिंदुस्तान में कोई बेघर नहीं रहेगा। सपने भी हैं, मुश्किलों का एहसास भी है, मुश्किलों को पार करने का हौसला भी है। पर क्या सरकार के पास मंशा है? मोदी का आश्वासन क्या बजट में मुकम्मल होता दिखेगा? क्या जिस तरह रोटी का अधिकार यूपीए ने दिया, मकान का अधिकार देंगे मोदी? इस देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये बात कहना तो बहुत मुश्किल है कि सबके पास अपना मकान होगा। मकान का अधिकार उन्होंने कहा है तो ज़रूर दे पाएंगे, कोशिश करेंगे और मेरे को लगता है कि वो कर पाएंगे। देखिए, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है क्योंकि ये हमारा देश जो है हाईली पॉपुलेटेड है और इसमें ये संभव नहीं है कि हम हर इंसान को या हर लोग को हम छत दे दें, घर दे दें। हर नागरिक को तो देखो, इतने नागरिक का तो मुश्किल ही होगा, पर अच्छा होगा अच्छा। मेरे ख्याल से शायद ना कर पाए। पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। पहले हर बंदे को रोटी दी जाए। जब तक हर बंदे को रोटी नहीं मिलेगी ऐसे मकान का कोई फायदा नहीं है। वो सबको मकान की जो सुविधा है सभी को देगी, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। देखिए, किसी के साथ आश्वासन देना और बात था और उसको उस पे खरे उतरना वो और बात था। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, साबुदाना झूलता है, आशियाना झूलता है, एक अकेला इस शहर में। शहरी इलाकों में अभी 1,87,00,000 लोगों के पास अपना घर नहीं है। अगर सबको घर दिलाने का वादा एक मुहिम की शक्ल भी ले ले तो क्या इतने लोगों को 8 साल में मकान मुहैया कराना मुमकिन है? देखिए, सबके लिए घर होना हिंदुस्तान में पॉसिबल है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिटरमिन्ड एफर्ट होता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की भी सपोर्ट चाहिए होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऐसा डेवलप करें कि रोड्स हर जगह हों, वहाँ पे वाटर हो हर जगह, इलेक्ट्रिसिटी हो, सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड कर पाएँ, लोगों को सस्ता फाइनेंस दे पाएँ, हमारी जीडीपी बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े। साथ ही साथ हम लेटेस्ट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी को अपनाएं कि पहाड़ों के एरियाज़ में भी, जंगलों के आसपास भी, वहाँ पे भी जो है घर बन सकें। अगर लोगों की हम कमाने की क्षमता, पर कैपिटा इनकम बढ़ा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा देते हैं, तो मेरे हिसाब से ये टारगेट अचीव हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कह दूंगा, इसके लिए ऑल आउट एफर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए होगा, तब जाके ये टारगेट अचीव होगा। अभी क्या हो रहा है देश के अंदर कि सेंट्रलाइज हो रही एक्टिविटी, जैसे किसी बड़े शहर के आसपास हर आदमी घर रहना चाहता है, लेकिन ये हर आदमी के लिए घर तब पॉसिबल है जब गाँव में, खेतों में, इस तरह के दूर दराज एरिया में भी लोगों को अच्छा लगेगा रहना, क्योंकि वहाँ उनके पास बिजली होगी, वहाँ उनके पास पानी होगा और रोड कनेक्टिविटी होगी, उनके बच्चों के आसपास स्कूल होंगे, उनके पास कमाई होगी, घर को बनाने के लिए सरकार की तरफ से फाइनेंस होगा। तो इसके लिए इकोनॉमी को बहुत तेज़ ग्रोथ में लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छा लाना, वर्ल्ड क्लास करना, स्टेट गवर्नमेंट्स के कोऑपरेशन होना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक हमारा देश हाउसिंग फॉर एवरीवन का नारा जो है आने वाले समय में 8 या 10 साल में पूरा कर सकता है। आप देख लीजिए, अभी भी कोई कंट्रीज़ में, किसी कंट्री में सबको मकान तो मिला नहीं है। आप देख लीजिए, रिचेस्ट कंट्री जो है यूएस, उसी में भी काफ़ी लोग अभी भी होमलेस हैं और काफ़ी नंबर काफ़ी बड़ा है।
तो सबको मकान देना ये तो एक ड्रीम है, उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा और बहुत खर्चा भी आ जाएगा। और उसमें ये भी प्रॉब्लम होता है कि आप जैसे ये जो 2008 में जो क्राइसिस आई थी अमेरिका में, वो हाउसेस के वास्ते ही आई थी। उन्होंने इतने हाउसेस बनाए हैं, उसके प्राइसेस लोगों ने स्पेकुलेशन कर दिया उसमें और क्राइसिस आ गया। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो मकान सबको मकान मिलेगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। एक बंगला बने न्यारा, वैसे अब तो सपने में भी बंगले नहीं आते, अब तो इसी तरीके के फ्लैट्स आते हैं, 2 बेडरूम 3 बेडरूम, क्योंकि मध्यम वर्ग अपने खून पसीने की कमाई को जोड़कर तिनका तिनका ऐसे ही एक आशियाने का सपना संजोता है। एक तरफ सरकार का आश्वासन है, दूसरी तरफ लोगों की उम्मीदें। लोगों को उम्मीद है कि घर कर्ज लेने पर आयकर में अतिरिक्त छूट मिले। अभी ये 1.5 लाख रुपए है, जो 2002-2003 में ही तय की गई थी। उम्मीदों के रास्ते में मुंहबाए खड़ी है असलियत। अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल किसी से छिपा नहीं। ऐसे में क्या सरकार से सहूलियतों की आस लगाना सही है? आप ये तो मानेंगे कि अगर कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ को ठीक करना है तो फिस्कल डेफिसिट एक सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। और फिस्कल डेफिसिट तो 2 ही चीज़ों का डिफरेंस है कि सरकार को जो इनकम हुई है और सरकार का जो खर्चा है उसमें कितना डिफरेंस है, जीडीपी का परसेंटेज है। कुछ परसेंटेज फिस्कल डेफिसिट अच्छा माना जाता है ग्रोथ के लिए, एक बियॉन्ड के बाद नहीं माना जाता। तो हम इसे अगर कॉमन लैंग्वेज में कहें ना, जैसे आटे में अगर नमक नहीं आया खाने में तो मज़ा नहीं आएगा, तो अगर फिस्कल डेफिसिट नहीं है तो इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर ज़्यादा नमक पड़ जाएगा तो आपको कड़वा लगने लगेगा, तो वही फिस्कल डेफिसिट है। अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो सरकार के पास 2 ही साधन है कि कुछ खर्चों को कंट्रोल करे, और खर्चों को कंट्रोल करने की जब बात करेंगे तो जो सब्सिडी, जो ग्रांट्स वगैरह जो दी जा रही हैं उनको कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाए ताकि आम आदमी को उसकी पेन भी बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो, और एट द सेम टाइम जो उसमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है और जो फिस्कल डेफिसिट को तंग करता है वो उसको कर दिया जाए। पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल संसद में पेश किया था। इससे घर खरीदारों का उत्साह बढ़ा था, पर प्रॉपर्टी के ऊंचे दाम कायम रहे और इंटरेस्ट रेट भी। नतीजा ये कि लोगों के लिए भी घर सपना ही रह गया और रियल एस्टेट सेक्टर की कछुआ चाल भी जारी रही। जो आजकल की स्थिति है उसके हिसाब से नहीं लगता कि वो कुछ भी कम कर पाएगी। जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ रही हैं और जिस तरह महंगाई बढ़ रही है वैसे कुछ भी नहीं कर पाएगी। हमें यही उनसे आशा रही है अब तक। तो जैसे उन्होंने रेल के दाम बढ़ाए हैं, आम आदमी की परेशानियां बढ़ी ही हैं बस। हाल के दिनों में घर का सपना चूर चूर होता भी दिखा, चाहे वो लंबे समय चला नोएडा एक्सटेंशन का टेंशन हो या फिर कैंपा कोला सोसाइटी में अवैध माने गए फ्लैट्स का मामला हो। लोगों को घर खरीदना हो तो पैसे लगाने में भी डर लगता है, क्योंकि निर्माण के दौरान मकान की वैधता का पता लगाना भी संभव सा नहीं दिखता। इन नियमों में पारदर्शिता की जरूरत है, दिगे आत्मविश्वास को मजबूत करने की जरूरत है। देखिए, जैसे उन्होंने अभी बजट आने से पहले ही रेल के और चीनी के और भी बहुत चीज़ों के, पेट्रोल के, काफ़ी चीज़ों के दाम और महंगे कर दिए हैं। तो अब तो उम्मीद सिर्फ इतनी रह गई है कि बजट आने पे हमें और दुख होगा और वो अच्छे दिन हम पे पता नहीं कब मिलेंगे देखने को और कब नहीं। घर खरीदारों की उम्मीदें तो स्पष्ट हैं, पर हाउसिंग सेक्टर भी आने वाले बजट को उम्मीद भरी नजर से देख रहा है। हाउसिंग सेक्टर की अपेक्षाओं पर नजर डालते हैं। उन्हें ये उम्मीद है कि बजट में घर खरीदारों को टैक्स छूट दी जाए, अफोर्डेबल हाउसिंग पर जोर दिया जाए, तो इससे इस सेक्टर के लिए एक टॉनिक तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर चाहती है कि बजट में इस सेक्टर की लागत को कम करने को लेकर कदम उठाए जाएं। लागत कम हुई तो घरों की कीमतों में गिरावट भी संभव है। अब देखिए, साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आसान कर्ज उपलब्ध कराने को लेकर भी पहल कराने की जरूरत है। साथ ही सरकार की ओर से टैक्स की दरों में रियायत देने से घरों की कीमतों को नीचे लाने में मदद मिलेगी। जो रियल एस्टेट सेक्टर आज के समय में जो भी डेवलपिंग कंट्री होता है वो इकोनॉमिक ड्राइवर होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का ड्राइवर होता है, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो बायर्स हैं उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़े,
उनकी क्रेडिट वर्दीनेस पर है, और दूसरा जो डेवलपर हैं वो मैक्सिमम सप्लाई क्या दे सकते हैं। सप्लाई कैसे देंगे? अगर उनको मटेरियल्स में टैक्स की छूट मिलती है, या मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल मिलता है, लैंड कंपोनेंट उनको आसानी से मिलता है, या जितने भी हर्डल्स हैं सैंक्शंस के, अप्रूवल्स के, वो हर्डल दूर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों स्थिति में हम लोग को ये उम्मीद है कि इस बजट से कि कहीं ना कहीं टैक्स में रीस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, और बायर्स की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाने के लिए कोई न कोई बजट में प्रावधान होना चाहिए। एक तरफ शहरी घर हैं, दूसरी तरफ ग्रामीण घर। ग्रामीण इलाकों की समस्याएं अलग हैं। यहाँ करीब 18 करोड़ घर हैं, इनमें 10 करोड़ में शौचालय नहीं है। इतने शौचालयों के निर्माण के लिए 1.5 लाख करोड़ की आवश्यकता है। मौजूदा पंचवर्षीय योजना में केंद्र ने 38,000 करोड़ और राज्यों ने 15,000 करोड़ का योगदान दिया है। मोदी सरकार ने अपने सामने बहुत कठिन लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को अगर ईमानदारी से हासिल करना है तो कदम इसी बजट से उठाने होंगे। अपने घर की प्लानिंग पहले लोग रिटायरमेंट के इर्द गिर्द किया करते थे। आज पहली नौकरी मिलती है तो अपने घर का सपना संजो लेते हैं। दरअसल अच्छे दिनों की शुरुआत अपने घर से ही हो सकती है, और अभी तक जो सरकार की तरफ से संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे ही हैं। रोटी, कपड़ा, मकान इंसान की बुनियादी जरूरतें, पर क्या इन बुनियादी जरूरतों में से सबसे महंगी चीज वाकई हर एक के नसीब में होगी? अगर सूत्रों से मिल रही खबरों पर यकीन करें तो हाँ, पहली बार घर खरीदने वालों को इस बजट में भारी रियायत दी जा सकती है। बिल्डर्स को लेके, इन्वेस्टर्स को लेके, इन लोग को जो कुछ इनके जो नॉर्म्स होते हैं थोड़ा सा उसमें लिवरेज देनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टर जो बिल्डर्स वगैरह हैं वो इजीली इसको डिलीवर कर सके। यूं तो यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का ऐलान किया था। इसके तहत 10 लाख के लोन वालों को ब्याज दर में 1% की रियायत मिलती थी, लेकिन शर्त थी कि घर की कीमत 20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नई सरकार सबवेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाकर इसे आमदनी और घर की कीमतों से जोड़ने की तैयारी में है। 20 लाख की शर्त में उलझकर बस मुट्ठी भर लोगों को उस वक्त राहत मिली थी। आय और कीमत में संतुलन से बहुतों का फायदा हो सकता है। इनकम टैक्स को जहां तक जिस हिसाब से इनकम अगर आदमी की बढ़ रही है उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। आज से 20 साल पहले जब हमारे पेरेंट्स जिनकी तनख्वाह कम हुआ करती थी वो जितनी इजीली चला सकते थे, आज हम उनकी 5 गुना भी तनख्वाह पा रहे हैं, तो हमको भी महीने के आखिर में सोचना पड़ रहा है। ये भी मुमकिन है कि कम लागत वाली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दे। इससे बाकी सुविधाओं के अलावा हाउसिंग कंपनियों को आसान कर्ज मिल सकता है। सीधा असर, घरों की सप्लाई बढ़ेगी और कम लागत वाली घरों के लिए रियायत का रास्ता आसान हो जाएगा। जहां तक होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट सीमा का सवाल है, तो यहां भी अच्छी खबर मिल सकती है। कुल मिलाकर उम्मीदों और संकेतों में कुछ इस तरह का संतुलन हमारे सामने है। लोगों को उम्मीद है कि अगर वो घर कर्ज लें तो उससे आयकर में उन्हें छूट मिले, तो इस तरह की संभावना नजर आ रही है। नीतियों को देखें तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का जो दायरा है वो कुछ बढ़ सकता है। इसके अलावा हाउसिंग कंपनियों को भी कुछ रियायतें मिल सकती हैं, आसान कर्ज भी इसमें शामिल है। जाहिर है 3 साल से तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये जो सेक्टर है वो मंदी की मार झेल रहा है। लोग जो हैं अपने उम्मीदों के घर के सपने को बस संजोए हुए हैं। अगर सरकार की तरफ से कुछ अच्छी नीतियां नजर आए, बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं नजर आए, तो ये सेक्टर एक बार फिर कुछ सपने बुन सकता है। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।